दोस्तों मेरी गलती नंबर 4 का मैं जिक्र आज आपसे करना चाहूँगा। और बहुत मज़ेदार बात ही है दोस्तों, क्योंकि मैं जब इस बिज़नेस को करता था तो मुझे एडिफिकेशन करना नहीं आता था, लोगों को प्रमोट करना नहीं आता था, लोगों को प्रमोशन करना नहीं आता था। मैं लोगों की कमियां तो ढूंढ लेता था कि आप में ये कमी है, आपकी ये गलती है, लेकिन मैं आप उन लोगों की, अपनी डाउनलाइन की, अपनी अपलाइन की अच्छाइयों को नहीं ढूंढ पा रहा था। दोस्तों क्रिकेट आप खेलते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि आपकी टीम में 11 ही टॉप बल्लेबाज है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैच जीत जाएंगे। क्रिकेट में आप जीतते तब हैं जब आपके सारे खिलाड़ी की अलग अलग क्वालिटी होती है। कोई बॉलिंग में माहिर होता है, कोई फील्डिंग में माहिर होता है और कोई बैटिंग करने में माहिर होता है। और आपको हमेशा अपनी टीम की इन्हीं खासियतों को ढूंढना है। हर व्यक्ति का एक अलग ऑरा होता है, हर व्यक्ति की एक अलग पहचान होती है, हर व्यक्ति का एक अलग गुण होता है। अगर एज ए लीडर आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो अपनी टीम की इन अच्छाइयों को आपको पहचानना पड़ेगा और हमेशा प्रमोट करना पड़ेगा, उनको सिखाने के लिए काम करना पड़ेगा। जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर गलती करता है, जब भी कोई आपकी डाउनलाइन गलती करती है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई आपने सब कुछ अच्छा किया, ये अच्छा किया है आपने, अगर ये थोड़ी सी गलती आप सुधार दे तो आप ठीक कर लेंगे और मैं आपके साथ हूं। आप इस गलती को, मुझे पता है कि आप बहुत जल्दी पूरी कर लेंगे और आप निश्चित रूप से कामयाब हो जाएंगे। इसलिए हमेशा अपनी अपलाइन को, अपनी डाउनलाइन को प्रमोट कीजिए, अपनी अपलाइन को प्रमोट कीजिए और अपने जो भी आसपास के लोग हैं उनको एडिफाई कीजिए, उनको सम्मान कीजिए। क्योंकि अगर आपने इस तरह से काम करना चालू किया तो आपकी टीम निश्चित रूप से सक्सेस के झंडे गाड़ेगी। दोस्तों मैं आज आपके सामने अपनी गलती नंबर 5 का जिक्र करना चाहता हूं। गलती नंबर 5 क्या थी कि मैं लोगों को हमेशा प्री जज कर लिया करता था। प्री जज करने का क्या मीनिंग है? प्री जज करने का मीनिंग यह है कि हम अपने पुराने जो अनुभव होते हैं, उन पुराने अनुभव के आधार पर हम किसी भी सामने वाला जो नया व्यक्ति है उसको प्री जज कर लेते हैं। जैसे ये कामयाब आदमी है, ये इस बिजनेस को क्या करेगा, अरे ये तो रिक्शा चलाता है, इस बिजनेस को क्या करेगा, अरे ये तो एकदम संपन्न आदमी है, इस बिजनेस को क्या करेगा, अरे ये तो बहुत कमजोर आदमी, इस बिजनेस को क्या करेगा। लेकिन दोस्तों ये मेरा एक बहुत बड़ी गलती थी। किस आदमी के सीने में कितनी बड़ी बर्निंग डिजायर है, कौन आदमी आने वाले समय में क्या कर जाएगा, हमें पता नहीं है। और उसका नतीजा है कि जब मैंने इन चीजों को सुधारा तो आज मेरी टीम में एक एक व्यक्ति है। आपको आश्चर्य होगा कि भारी से भारी प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी मेरी टीम के अंदर हैं और डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, चार्टर्ड है, रिक्शे वाला भी है और ठेले वाला भी है। क्योंकि इस बिजनेस के लिए काम करने के लिए आपको प्री जज नहीं करना। कौन आदमी क्या करेगा, कैसा करेगा, हमें पहले पता नहीं है। हमारा काम है उसे सही तरीके एजुकेशन दें और डुप्लीकेशन के रूप में तैयार करें। और जैसे एक आम आदमी को ये बिजनेस बताते हैं, हम हर व्यक्ति को इस बिजनेस को बताने के लिए करें, क्योंकि हर व्यक्ति हमारे लिए एक इंडस्ट्रीज है। जब आप किसी को प्लान बताने जाएं, जब आप किसी को इस बिजनेस का जिक्र करें, तो आप ये नहीं देखें कि ये छोटा आदमी है या बड़ा आदमी है। आप सिर्फ एक ही निगाह से बार बार देखें कि ये एक आने वाली इंडस्ट्रीज है जिसको मैं खड़ी करने जा रहा हूं। ये एक व्यक्ति मेरे लिए इंडस्ट्रीज का काम करेगा, ये एक व्यक्ति बहुत बड़ा साम्राज्य आपका बना सकता है। इसलिए कभी भी किसी को भी गलत फहमी में न लें, कभी भी आप कमजोर ना लें, क्योंकि हर व्यक्ति एक इंडस्ट्रीज है। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों गलती नंबर 6 का जिक्र अब आपसे करना चाहूंगा। मेरी गलती नंबर 6 क्या थी? मेरी गलती नंबर 6 ये थी दोस्तों कि मैं हमेशा लोगों को कहता था कि तुम ये करो, तुम ये करो। अपनी अपलाइन, अपनी डाउनलाइन को हमेशा कहता था कि तुम्हें इस तरह से काम करना चाहिए, तुम्हें लोगों को इस तरह से बात करनी चाहिए। तुम जब ट्रेन में बैठे होते हो तो तुम लोगों से बात क्यों नहीं करते? लेकिन दोस्तों हम गलती क्या करते हैं कि हम बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो हम अपनी डाउनलाइन के साथ बात कर रहे होते हैं, या हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो किसी पड़ोसी से राजनीति की चर्चा कर रहे होते हैं। लेकिन हमें करना क्या था? हमें अगर डाउनलाइन को सिखाना है, अगर आपकी डाउनलाइन आपके साथ है, तो आपको हर मोमेंट पे सोच समझ कर निर्णय लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपकी ट्रेन में आप हैं और आपकी ट्रेन में आपकी डाउनलाइन है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं अपनी डाउनलाइन को सिखाना क्या चाहता हूं। तो आपको क्या करना होगा उस समय? आपको ये करना होगा कि आपके जो आसपास बैठे हुए लोग हैं, आपके सह यात्री हैं, आप उनसे दोस्ती करें और किसी तरह इस बिजनेस के ऊपर लाएं, इस बिजनेस के प्लान की तरफ लाएं। आप पहले ऐसे कुछ क्यूरीज कीजिए कि सामने वाला आपसे ये पूछे कि आप क्या करते हैं। और जब ये आप क्या करते हैं और करते करते जब आप इस बिजनेस के बारे में बताएंगे, तो आपकी डाउनलाइन जो 3-4 आपके साथ हैं वो ऑटोमेटिक सीख जाएगी कि हमें करना क्या है। क्योंकि आज के बाद बोलना नहीं है, हर चीज करके बतानी है। जैसे कई बार आप बोलते हैं डाउनलाइन में कि अपलाइन का सम्मान होना चाहिए, अपलाइन जब आए तो उसको आप प्रमोट कीजिए, सम्मान कीजिए। लेकिन गलती हम क्या करते हैं? हम खुद नहीं करते, क्योंकि आपकी डाउनलाइन आपको चेक करती है कि मेरी अपलाइन उसकी अपलाइन के लिए क्या कर रहा है। दोस्तों
जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने हर चीज को कन्वर्ट कर दिया, हमेशा वही काम करता था जो मुझे अपनी डाउनलाइन को सिखाना होता है। जब मेरी अपलाइन मेरे गांव में आती थी, मेरे शहर में आती थी, तो कार में जब वो अक्सर आते थे तो सबसे पहले मैं दौड़ता दौड़ता जाता था और गेट अपने हाथ से खोलता था। जब मैं गेट अपने हाथ से खोलता था और उनका वेलकम करता था और उनके हाथ से मैं सूटकेस ले लेता था, तो मेरी डाउनलाइन इस चीज़ों को देखती थी। और आपको आश्चर्य होगा कि जब मेरी डाउनलाइन ने ऐसा मुझे देखा तो जब मैं उनके यहाँ पर जाता था तो वो भी मेरे साथ ऐसा करने लगे। क्योंकि आज के बाद, क्योंकि इस नियम को आप बहुत अच्छी तरह समझें, क्योंकि डाउनलाइन कभी भी वो नहीं करेगी जो आप कहेंगे, डाउनलाइन हमेशा वही करेगी जो आप खुद करेंगे। आगे से हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, मैं अब आपसे मेरी गलती नंबर 7 का जिक्र करना चाहता हूं। मेरी गलती नंबर 7 क्या थी? दोस्तों, अक्सर हम क्या देखते हैं कि जब भी हम इस बिजनेस को करते हैं और शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा छोटा सा कमीशन आता है और फिर धीरे धीरे जैसे हमारी वर्किंग स्टाइल होती है उसके आधार पे हमारा बिजनेस बढ़ने लग जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि शुरुआत में आप 500 रुपये से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे कभी 500 से 5000, 5000 से 10,000, 10,000 से 20,000, 20,000 से 50,000 तक पहुंचते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है जिनका मनी मैनेजमेंट एकदम ठीक नहीं होता। आपको आश्चर्य होगा कि जब वो 10,000 कमाते थे तो भी दुखी थे, जब 50,000 कमाते थे तो भी दुखी थे। और मैंने ऐसे आदमी को भी देखा है डायरेक्ट सेलिंग में इनकम 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए पर मंथ हो जाती है, फिर भी वो दुखी रहते हैं। दुखी बेसिकली इनकम की वजह से नहीं हो रहे, बेसिकली उनका दुखी होने का एकमात्र वजह है वो है उनका मनी मैनेजमेंट पूरा गड़बड़ाया हुआ है। क्योंकि जब तक आप मनी मैनेज करना नहीं सीखेंगे तब तक इस बिजनेस में आप कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि शुरुआत में आपके पास पैसा कम होगा, बाद में आपके पास पैसा ज्यादा होगा, लेकिन ये पैसा खर्च करने का तरीका क्या होगा, जब तक आपको ये तरीका पता नहीं चलेगा, आपको कितनी भी इनकम आए आप हमेशा परेशान रहेंगे। क्योंकि इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी। एक लिस्ट बनाइए, लिस्ट में आप एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए कि मेरे पास जो पैसा आएगा वो किस तरह से मैं खर्च करूंगा। जैसे मैं आपको बताता हूं कि मैंने प्रायोरिटी लिस्ट बनाई। मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पर थी मेरी फैमिली, कि मेरी फैमिली के लिए मुझे जो भी पैसा खर्च करना होगा, उनके जीवन यापन, उनकी एजुकेशन के लिए मुझे जो भी पैसा खर्च करना होगा, मैं उस प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नंबर 1 योगदान मैंने उस प्रायोरिटी लिस्ट में दिया फैमिली। नंबर 2 पे दिया बिजनेस, यानी अपने, क्योंकि मेरे बिजनेस पे ही मेरी फैमिली डिपेंड रहने वाली थी, तो मैंने प्रायोरिटी नंबर 2 में लिखा कि मेरे को बिजनेस के लिए जितना पैसा खर्च करना होगा वो मैं ज्यादा से ज्यादा करूंगा। और उसके बाद मैंने लगातार प्रायोरिटी बनाई। बिजनेस के बाद मैंने जो प्रायोरिटी बनाई कि मेरा होम है, लग्जरीनेस है और तमाम तरह की लिस्ट बनाई और मैंने उसके आधार पर खर्च करना चालू किया। अक्सर हम क्या देखते हैं कि किसी आदमी का 30,000 रुपए का कमीशन डायरेक्ट सेलिंग में आता है तो सबसे पहले एक नया मोबाइल जाके खरीदता है। आपको उस समय निर्णय लेना है कि मेरा काम भी चलना चाहिए, मोबाइल बेशक जरूरी है, लेकिन 30,000 का कमीशन आए और आप 35,000 का, 40,000 का या 30,000 का मोबाइल ले लें, ये आपको हमेशा परेशानी में डाल सकता है। आपको प्रायोरिटी लिस्ट के अनुसार लग्जरीनेस आपको धीरे धीरे आपको बढ़ानी पड़ेगी और उसी के हिसाब से आपको खर्चे करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी कितनी भी इनकम आ जाए तो आप हमेशा परेशान के ही परेशान रहने वाले हैं। और अगर आपने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट डाल ली और अगर आपने प्रायोरिटी लिस्ट बना ली तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि जैसे एग्जांपल, आपका 40,000 रुपये अगर टोटल कमीशन आया तो 40,000 को हम खर्चा कैसे करेंगे? सिंपल सा सिद्धांत है कि अगर आपका बिलो 1 लाख अगर आपकी इनकम है, 50,000 से 1 लाख रुपए की इनकम आपकी है, तो सीधा सीधा 10% आप उसमें से हटा लीजिए। आप ये मानिए कि मुझे इनकम आई ही नहीं और वो पूरी की पूरी हमारी सेविंग के अंदर जाएगी। और उसके बाद जो पैसा है उसकी प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए। फैमिली का खर्चा करने के बाद, लग्जरीनेस की बात नहीं कर रहा हूं, फैमिली की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के बाद हम इस बिजनेस में सेकंड बात करेंगे, अपने इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें जो करना खर्चा वो हम करेंगे। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो पैसा कमाते हैं लेकिन वो सही तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं करना जानते। उसी का नतीजा होता है कि उनका बिजनेस गिर जाता है। इन्वेस्टमेंट मतलब बिजनेस का इन्वेस्टमेंट। जैसे एग्जांपल, आप इस बिजनेस के लिए अपनी गाड़ी को दौड़ा रहे हैं, अपनी मोटरसाइकिल, अपनी बाइक, अपनी कार को दौड़ा रहे हैं, उसमें जो पेट्रोल लग रहा है, आप लोगों के पास जा रहे हैं, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। आप लोगों के साथ फोन पर बात कर रहे हैं, फोन का जो बिल दे रहे हैं वो आपका इन्वेस्टमेंट है। आप सेमिनार में जा रहे हैं, सेमिनार में जो आप पास ले रहे हैं वो आपका इन्वेस्टमेंट है। आप बुक्स, टेप्स खरीद रहे हैं और अपनी एजुकेशन को, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। और आप अगर प्रायोरिटी से अपने खर्चों को करना जारी रखा तो आपको निश्चित रूप से होगा कि आपको 10,000 आएंगे तब भी आप आराम में होंगे, जब आपको 50,000 आएंगे तो भी आराम में होंगे, और आपको 5 लाख, 50 लाख रुपए पर मंथ भी आएंगे तो आप आराम में रहेंगे। तो हमेशा अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए और प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से खर्चा कीजिए, अपने आप को मनी मैनेजमेंट से एकदम परफेक्ट बना दीजिए।